गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है टुडे वी आर गोइंग टू सी कि जो कैरिकुलम है वो किस तरह से एक लर्निंग टूल के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। डीएलएड के जो प्रशिक्षु हैं उनके लिए 2014 में एक कैरिकुलम डिज़ाइन हुआ था। उसी को बेस बना करके आज ये एक प्रेजेंटेशन मैंने तैयार की है। और डिग्रियां तो तालीम के खर्चों की रसीदें हैं, इल्म वही है जो किरदार में झलकता है। सो नाउ आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी डिग्रियां हैं, लोग बीटेक कर लेते हैं और बाद में जब उन्हीं के घर में बिजली खराब होती है तो ये पता ही नहीं चलता है कि उसको कैसे ठीक किया जाए। देन दे हैव टू कॉल ए मिस्त्री, है ना, वो आके ठीक करता है। हम जो है छोटा सा जो है हमारा टूल बॉक्स होता है वो जो है खराब हो जाता है तो हम उसको ठीक कराने के लिए फिर से मिस्त्री को बुलाते हैं। हम जो है जितनी भी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में जो हमारा व्यवहार है, जो हमारी लर्निंग है, जो हमने सीखा हुआ है, वो जो है हमारे दैनिक जीवन में दिखाई नहीं देता है। हमने जो है अपनी लर्निंग को सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाने के लिए सीमित रखा हुआ है, वो हमारे दिन प्रतिदिन के व्यवहार में झलकता नहीं है। नाउ द पॉइंट इज कि क्या झलकता है। सामान्य तौर पे जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, जो जिस रूप में कोई भी व्यक्ति हमें देखता है वो क्या होता है, वो हमें एज ए पर्सन, एज ए बॉडी देखता है कि हाँ ठीक है, हमने किस तरह से ड्रेसअप हुआ है, हमने किस तरह से ड्रेसअप किया हुआ है, हम किस तरह से बातचीत करते हैं, हम किस तरह से कपड़े पहनते हैं। ये चीज़ें सामान्य तौर पे जो हमारा फिजिक है, हमारा स्वास्थ्य है, ये सामान्य तौर पे दिखाई देता है। फिर दिखाई देता है हमारी पर्सनालिटी। ये जो पर्सनालिटी है ये डिपेंडेंट होती है लर्निंग पे। ये बताती है कि आपने कितना सीखा हुआ है जीवन में, आपने किन किन विषयों में की समझ विकसित की हुई है। जिन जिन चीज़ों की समझ आपको विकसित होगी वो चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। जिन चीज़ों को आपने सिर्फ रट्टा मारा हुआ है, जिन चीज़ों की समझ आप में विकसित नहीं हुई है, जिन चीज़ों को आपने सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ा हुआ है, वो चीज़ें जो हैं आपको आपकी पर्सनालिटी में नहीं दिखाई देंगी। वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बहुत सीमित समय के लिए, सीमित पर्पस के लिए आपके साथ हैं, और जैसे ही वो पर्पस खत्म हो जाता है वो चीज़ें आपको छोड़ देती हैं। जो चीज़ें आपने एग्ज़ाम पर्पस से रटी हुई हैं वो एग्ज़ाम ख़त्म होते ही ख़त्म हो जाती हैं, वो बाहर आपके दैनिक जीवन में उनका प्रयोग ज़ीरो हो जाता है, उनका लर्निंग आउटकम ज़ीरो हो जाता है। आप उनको जो है दैनिक जीवन में आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तीसरी चीज़ जो झलकती है वो थोड़ी सी और इससे ऊपर की है, दैट इज स्पिरिचुअलिज्म। चिंतन, आप किस तरह से इस देश दुनिया को देखते हैं, किस रूप में समझते हैं, ये जो है लर्निंग का हायर लेवल है। तो ये जो है, ये जो चीज़ें हैं ये आपको, यही आपकी जो है यही चीज़ें झलकती हैं। जैसे ही आप किसी से मिलेंगे वो इन्हीं तीन रूपों में आपको देखने की कोशिश करता है। इसमें जो पहला पॉइंट है,
आपकी बॉडी एंड हेल्थ, वो जो है हमारे इंटरेस्ट का, आज का जो टॉपिक है उसके इंटरेस्ट का नहीं है। स्पिरिचुअलिज्म का जो इशू है वो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है। जो बीच का पार्ट है पर्सनालिटी, जिससे जो हमारी लर्निंग से बढ़ती है, उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। ये कहाँ से आती है, कौन कौन से एरियाज हैं जहां से हमें सीखने को मिलता है, और ये हमारी समझ को इस लेवल पर ले जाता है कि हमारी पर्सनालिटी में परिलक्षित होने लगता है। सो पहली चीज आती है फैमिली। अगर जो है फैमिली के अंदर जो बातचीत होती है, जो विचार विमर्श होता है, जो क्रियाकलाप होते हैं, जो गतिविधियां होती हैं, वो हमारी लर्निंग का पहला स्रोत है। हम एज ए चाइल्ड से लेके एज एन एडल्ट तक, और इवन जब तक जो है हम लोग इस सृष्टि में हैं, हम जो है अपने परिवार से बहुत कुछ सीखते रहते हैं। हमारी, कहा गया है, मदर इज द फर्स्ट टीचर। हम जो है आरंभिक पठन, बोलना, चलना, मतलब इतना जो है ये सारा कुछ हमें परिवार से सीखने को मिलता है। और वो जो सीखने की खुशी है वो आपने परिवार में देखी होगी। बच्चा जब पहला कदम रखता है ना, खड़े होकर के, या जब वो जो है हाथों और पैरों के बल, बकौवन जिसको कहते हैं, चलना शुरू करता है, हैव यू सीन द प्लेजर? हर माँ बाप के चेहरे पे वो खुशी होती है कि मेरा बच्चा अब ये चलने लगा है, मेरा बच्चा अब खड़े होके चलने लगा है, मेरा बच्चा अब बोलना शुरू कर दिया है। लोग फोन करके बताते हैं कि अब वो पापा, मम्मी, बुआ बोल लेता है। जब बच्चा अपने फुल सेंटेंसेस बोलना शुरू करता है कि मम चाहिए, है ना, पानी चाहिए को बोलता है मम चाहिए, तो ये जो लर्निंग है ना, ये जो उसकी पर्सनालिटी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, ये लर्निंग खुशी देती है। जब भी जो है कोई लर्निंग होती है, चाहे हमें हो चाहे हमारे किसी परिवार के सदस्य को हो, वो हमें इमेंस प्लेजर देती है। अगर वो प्लेजर नहीं दे रही है तो लर्निंग नहीं होगी। वो इतनी खुशी देती है, हर छोटी छोटी लर्निंग्स खुशियां देती हैं। और हमने जीवन में देखा हुआ है कि परिवार में हमारा जो आरंभिक काल है, वहां पे हर लर्निंग को लोग शेयर करते हैं। हमारे घर में कोई आता है तो तुरंत लोग कहते हैं मेरे मेरे बेटे को अब ABCD आती है, A to Z सुनाओ बेटा, है ना, पोयम सुनाओ बेटा। ये पोयम सुनने की, जो लोग कहते हैं कि मैं पोयम सुनाओ, ये क्यों कहते हैं पोयम सुनाओ? उनको खुशी मिलती है कि ही इज इम्प्रूविंग, हिज पर्सनालिटी इज इम्प्रूविंग, ही इज लर्निंग समथिंग न्यू। ये जो प्लेजर है, आपने देखा होगा धीरे धीरे जब वो हाई स्कूल में आता है, फिर होता है कि भाई मेरे बेटे के 80% नंबर आ गए। अब लर्निंग से फोकस हटने लगता है। पहले हम लर्निंग पे खुश हो रहे थे कि मेरे बेटे को ये आता है, अब वो जोड़ना जान गया है, अब गुणा करना जान गया है, अब वो नापना जान गया है, अब वो बाजार से सब्जी ले आता है, अब वो पैसे जोड़ और घटा लेता है। यहां तक हम उसकी लर्निंग पे खुश हो रहे थे। जैसे ही वो बड़ा होता चला जा रहा है, हम लर्निंग पे खुश होना बंद हो गए। अब हमें नंबर पे खुश होना शुरू हो जाते हैं। हमारे बेटे के 80% नंबर आए हैं, हमारे बेटे के 97.6% नंबर आए हुए हैं। अब फोकस इज चेंजिंग, अब लर्निंग मजा नहीं दे रही है। इसके बाद जैसे ही बेटा थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो कहीं नौकरी वगैरह करने लगता है, सो हम देखने लगते हैं कि कितना कमाने लगा है, तो हम फिर बताने लगते हैं कि अब लर्निंग मजा नहीं दे रही है। अब वो कितना अच्छा इंसान बन रहा है, इससे हमें मजा नहीं आ रहा है। हमें मजा आ रहा है कि उसकी तनख्वाह कितनी हो गई है, उसने कितने मकान खरीद लिए, उसने कितनी जो है कारें खरीद ली हैं। और इसके बाद जो है लर्निंग का जो है लॉस्ट हो जाता है। और जब लर्निंग का इम्पोर्टेंस लास्ट हो जाता है, तो फिर वो सीखना शुरू करता है, जिससे कि जो है रसातल में जाते हैं।
फिर वो उन चीज़ों को सीखना शुरू करता है, क्योंकि लर्निंग तो किसी को मजा नहीं दे रही ना। अब वो एडल्ट हो गया है, अब उसकी लर्निंग से किसी को मतलब नहीं है। अब वो क्या सीख रहा है इससे किसी को मतलब नहीं है। फिर वो पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, दारू, है ना, ये सब शुरू करता है। फिर वो ये सीखना शुरू करता है। सो ये जो इम्पोर्टेंस है फैमिली के लिए, वो जो है लर्निंग पे जैसे पहले खुश होते थे वैसे ही खुश होना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है लर्निंग का, वो सोसाइटी से आता है। हम घर परिवार में जब बाहर निकलते हैं तो सोसाइटी क्या कर रही है ये देख करके हम बहुत सीखते हैं। सोसाइटी में किन चीज़ों की इम्पोर्टेंस है इसको देखना शुरू करते हैं। सोसाइटी किन चीज़ों को प्रतिष्ठित कर रही है हम ये देखना शुरू करते हैं। सोसाइटी का जो लर्निंग को लेकर के नज़रिया है, हम उन नज़रियों को पकड़ना शुरू करते हैं कि सोसाइटी क्या चाहती है, व्हाट इज एक्सपेक्टिंग सोसाइटी फ्रॉम मी, विच काइंड ऑफ बिहेवियर सोसाइटी हमसे चाहती है। हम एक चालाक मनुष्य की तरह बातचीत करें, या हम एक जो है अच्छे इंसान की तरह बातचीत करें। हमें धोखा दूंगा तो सोसाइटी पसंद करेगी, या मैं धोखा खा जाऊंगा तो सोसाइटी पसंद करेगी। ये चीज़ें फिर वो धीरे धीरे सोसाइटी से लर्न करता है। मैं इसमें एक साझा करना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट सोसाइटी। समहाउ व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मुझे सोसाइटी बहुत अच्छी मिली हुई थी। मैं जहाँ पे भी जाता था लोग जो है मुझसे, आई डोंट नो व्हाई, वो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स बहुत पूछते थे। जैसे कि वो पूछते थे कि आप जो है डेढ़ का पहाड़ा सुनाओ, डेढ़ मीन्स 1.5 का पहाड़ा सुनाओ। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। उस समय तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आती थी और मैं कैलकुलेट करके उनको सुनाने की कोशिश करता था। बट अब मैं सोचता हूँ कि सोसाइटी कितनी अच्छी थी यार। मुझसे उन्होंने कोई और दूसरी बात नहीं पूछी, उन्होंने मुझे मैथमेटिक्स की तरफ जाने के लिए बाध्य किया। वो मुझसे पूछते थे, अजीब अजीब से सवाल पूछते थे, जो सवाल बाद में मैंने जो रीजनिंग में पढ़े। वो पूछते थे कि ठीक है, एक बाग से एक आदमी इतने नींबू तोड़ के चला है, उसने आधे इनको दे दिए, आधे उनको दे दिए, आधे उनको दे दिए, लास्ट में उसके पास एक नींबू बचा है। अब बताइए उसके पास कितने नींबू वो तोड़ के चला हुआ था। सो दिस काइंड ऑफ सोसाइटी बड़ी अच्छी सोसाइटी थी। वो हमें एक सही रास्ते पे ले जाना चाहती थी। वो हमारी मैथमेटिक्स को, हमारी रीजनिंग को, हमारी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाने वाली सोसाइटी थी। उसी जगह सोसाइटी ऐसी भी हो सकती है जो आपको जो है गलत चीजों की तरफ ले जाए, और मैंने वो चीजें होती हुई देखी हुई हैं। जो लोग, मैं एक बार फतेहपुर से गुजर रहा था, तो वहां पे लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे गांव के किनारे, जो रेलवे लाइन के किनारे लोग रहते हैं, जो गांव हैं, वो अपने बच्चों को उकसाते हैं और कहते हैं देखते हैं किसका ढेला, किसका पत्थर ट्रेन का शीशा तोड़ सकता है, ट्रेन का ग्लास तोड़ सकता है। ये भी लर्निंग है। अलग अलग सोसाइटी अलग अलग तरह की चीजें सिखाती है। तो सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस सोसाइटी में रहते हो वो आपके बच्चों को, आपके आपको आपको वो कहाँ पे ले जाना चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि नहीं ये लर्निंग्स में इन्वॉल्व हो, ये अच्छे से अच्छी चीजें सीखें, अच्छे से अच्छे तर्क और वितर्क करें, तो वो जो है हमारी लर्निंग को इम्प्रूव करेगा। दूसरा है जो लास्ट, जहाँ पे हम सीखते हैं, वो स्कूल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यूनिवर्सिटी होते हैं। ये वो हिस्सा है जो इंस्टीट्यूशनलाइज है। ये बना ही इसी बात के लिए है कि हम बच्चों को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में ले जाएंगे। बट ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्कूल, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जो चीजें हम सीख रहे हैं, यहाँ पे जो कैरिकुलम है, यहाँ पे जो सिलेबस है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें ले जाता है नौकरी पे। हम यहाँ पे अपने व्यवहार परिवर्तन के लिए, अपने स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ नंबर पाना चाहते हैं, और वो नंबर पा करके हम एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, एक अच्छा व्यवसाय पाना चाहते हैं। यहाँ पे हम अपने स्किल्स को डेवलप नहीं करते हैं। शायद हमें ऐसा लगता है
कि, और ना वहाँ पे टीचर्स करते हैं। टीचर्स का भी एटीट्यूड होता है कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स, है ना। कोचिंग आप कर सकते हैं, आप जो है कोचिंग पढ़ा करके भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ट्यूशन कर सकते हैं। लर्न वही करना है, लर्न उस कैरिकुलम को हिस्सा है जिससे आपकी पर्सनालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो ये जो इंस्टीट्यूशंस है इनमें रीलुक करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें फिर से ये सोचने की ज़रूरत है कि कैसे हम इस लर्निंग को उसकी पर्सनालिटी से जोड़ें, जो कि उसके साथ एक बार उसके साथ जुड़ जाए तो जिंदगी भर उसके जीवन व्यवहार में परिलक्षित होती रहे। सो इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग, सो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग जो है आपका नॉलेज बढ़ाती है, आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़ाती है, आपको जो है कॉम्पिटेंट बनाती है किसी काम को करने में। आपके पास जो स्किल सेट है, आपके पास जो कौशल हैं, वो जो है बढ़ाती है, वो जो है आपके फ्यूचर में, भविष्य में अपॉर्चुनिटी खोल देती है। जैसे मैं आपको बताऊं, व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल, उससे पहले भी मुझे लगता था कि आई हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स, और मुझे लगता था कि अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो पता नहीं आई व्हाट आई विल डू। बट मुझे टाइपिंग करना आता है, मैंने टाइपिंग सीख रखी हुई थी। मुझे लगता था मैं प्रेस कर लेता हूं, सो मैं एटलीस्ट जो वाशरमैन वाला काम है, प्रेस करने वाला काम है, आई कैन डू एंड आई कैन अर्न। आई एम नॉट, मैं बेरोजगार नहीं हो सकता हूं, मेरे पास ये स्किल है, और ये स्किल मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करता हूं। मैं टाइपिंग बहुत अच्छी करता हूं, तो अगर मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगा, आई वोंट गेट एनी जॉब, और मैं इसके आगे नहीं भी पढ़ पाता हूं, तो भी मैं जो है कचहरी में बैठ के टाइपिंग कर लूंगा। तो ये जो है आप क्या कर सकते हैं, ये आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस दैट आपका जीवन सुरक्षित है, और अब आप आगे की स्किल के बारे में सोच सकते हैं, आप आगे की लर्निंग के बारे में सोच सकते हैं, आप भविष्य में सुरक्षित हैं, इसलिए आप अपने आप को और एक्सपेंड कर सकते हैं। ये जो है पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। आप जो है जिस भी जैसे सपोज करो आप टीचर हो और आपको कंप्यूटर भी आता है, तो आप क्या है आईसीटी के माध्यम से टीचिंग कर सकते हो। अगर आपको जो है आर्ट एंड क्राफ्ट आती है, तो आप बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से पढ़ा सकते हो। आपको योगा आता है, तो आप योगा को क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हो। आपको पता है कि बच्चों का जो कंसंट्रेशन होता है वो हार्डली 10 मिनट के आसपास का होता है, और क्लास हमारी करीब आधा घंटे की होती है। सो क्या है कि अगर आपको माइक्रो योगा आता है, तो आप हार्डली जो है 2-3 मिनट का योगा कराइए। एक क्लास ले रहे हैं आप, 10 मिनट क्लास लीजिए, 2-3 मिनट का माइक्रो योगा कराइए, और इसके बाद फिर से क्लास शुरू कर दीजिए। बच्चों में एनर्जी आ जाती है, बच्चे उसी एनर्जी के साथ फिर से आपकी आपकी बात को सुनेंगे और समझेंगे। लेकिन अगर क्लास बोरिंग हो जाएगा, उनका कंसंट्रेशन नहीं है, एकाग्रता भंग हो चुकी है, अटेंशन नहीं दे पा रहे, तो वो आपकी क्लास को नहीं सुनेंगे। तो ये जो आपके पर्सनल जो आपकी स्किल्स हैं, ये आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में काम आ रही हैं। आपके बच्चों का लर्निंग आउटकम बढ़ेगा, आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, आपकी जो है पहचान बढ़ेगी, लोग आपको ज़्यादा सम्मान के साथ देखेंगे, लोगों को लगेगा ही इज़ अ वंडरफुल टीचर। आपकी उस गांव में उस परिवार, जो परिवार जुड़े हैं उनके साथ, जो अधिकारी जुड़े हुए हैं, और जो एकेडमिक एरिना के लोग जुड़े हुए हैं, वो आपकी तारीफ करेंगे। नॉलेज को जो है अब एक टूल है। पहले क्या होता था, हम जो है बहुत सारे चीज़ों को करने के, वैसे तो ये है कि सारे तरह के जो टूल हैं वो चीज़ों को परफॉर्म करने में काम आते हैं, बट नॉलेज एक ऐसा टूल है जो सभी को मात दे देता है। अगर आपके पास नॉलेज है, देन यू कैन आर्ग्यू बेटर, यू कैन पुट फॉरवर्ड द थिंग्स बेटर। कहते हैं ना कि आपने देखा होगा, लीवर का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो ऐसा नहीं है कि किसी
बड़े पत्थर को हटाने के लिए लीवर की ही केवल जरूरत होती है। लीवर से आप बहुत कम फोर्स लगा करके उस काम को कर सकते हैं। अगर आपके पास साइंस की नॉलेज है, यू कैन यूज लीवर, यू कैन यूज पुली। बिल्कुल जरा सा फोर्स लगा करके आपने देखा होगा, जो हमारी क्रेन होती है वो बड़े से बड़े सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे रख देती है। अगर आपको पुली का सिद्धांत आता है, आपको लीवर का सिद्धांत आता है, यू आर सक्सेसफुल। अगर आपको नहीं आता है तो ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप ठेलिए। हो सकता है आप जो है उस पत्थर को या उस वस्तु को जो है बहुत ज़्यादा फोर्स लगा करके थोड़ी देर बाद जो है आप उसको वहाँ से डिस्प्लेस कर ही देंगे। लेकिन टूल सबसे बड़ा नॉलेज है, अगर आपके पास है यू आर सक्सेसफुल। सो हमें लर्निंग करनी है जस्ट टू मेक स्किल्स, टूल्स। ये हमें अपनी जो हमारा जो अस्त्र शस्त्र है जिसको कहते हैं, उसमें हमें इकट्ठा करना है। और ये जो है जो नॉलेज, जो लर्निंग है, ये हमें अपना फुल पोटेंशियल, है ना, हमें एक अच्छे इंसान के रूप में, एक अच्छे शिक्षक के रूप में, एक अच्छे अधिकारी के रूप में अपने जीवन को सफलतापूर्वक संचालित करने में मदद करती है। तो अगर आप कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहेंगे तो आपका जो है जो एकेडमिक एरिना है या आपका वर्क प्लेस का जो है वहाँ पे आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। मैं अभी बेनिफिट्स की बात ही कर रहा था कि उसमें जो है आप कभी किसी से लगेगा ही नहीं कि हम किसी से पीछे हो गए, तो यू आर ऑल्सो लर्निंग, है ना। वन डे यू विल ऑल्सो अचीव दैट लेवल। आप किसी से पीछे नहीं रहेंगे। ये बहुत संभव है कि आज की डेट में आपका कोई साथी है वो वेबसाइट बनाता है, हो सकता है आपका कोई साथी हो वो आर्ट एंड क्राफ्ट की तरह यूज करके बहुत अच्छा पढ़ाता है, हो सकता है कि कोई आपका दोस्त है वो जो है आईसीटी टूल्स का प्रयोग करता है या किसी दूसरी और शैक्षिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। उसको साइंस आती है, आपको साइंस नहीं आती है, उसको मैथमेटिक्स आती है, आपको नहीं आती है। बट आप कंटिन्यूअसली अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप पाएंगे कि एक दिन आएगा जब आप उसके लेवल को पा लेंगे। मुझे इसी में याद आ रहा है, व्हेन वी वेयर इन एमएससी, हमारे साथ एक साथी पढ़ते थे और उनकी इंग्लिश बहुत वीक थी। और सामान्य तौर पे आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में और इंस्टीट्यूशंस में जो होता है कि बच्चे एक दूसरे का मजाक बहुत उड़ाते हैं। तो उनका लोग मजाक बहुत उड़ाते थे और उनकी अंग्रेजी की बातचीत को लोग सामान्य तौर पे बहुत मजाकिया लहजे में टालते थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है कक्षा 1 से लेकर के और हाई स्कूल तक की अंग्रेजी की किताबें उन्होंने खरीदी और इसके बाद उन्होंने कक्षा 1 से लेकर के और हाई स्कूल तक की अंग्रेजी की किताबों को बिल्कुल एकदम ग्रेडेड लर्निंग, कक्षा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर मतलब हाई स्कूल तक उन्होंने उसको पूरा मतलब जैसे एक बच्चों को पढ़ना चाहिए वैसे उन्होंने पढ़ा। और आज की डेट में ही इज नैनीताल ऑब्जर्वेटरी में वो प्रोफेसर है और उनकी इंग्लिश मतलब माशाअल्लाह बहुत प्यारी है। अब वो जब मुझे कभी पत्र लिखते हैं या पहले पत्र लिखते थे, अब तो ईमेल लिखते हैं, तो मैं कई बार सोचता हूँ कि ये वो बंदा है जो अपने 20वें वर्ष तक इसकी अंग्रेजी खराब थी। व्हेन ही वाज 20 ईयर या 21 ईयर ओल्ड, तब तक उनकी अंग्रेजी बहुत खराब थी। कंटिन्यूअस लर्निंग से आज की डेट में उनकी लर्निंग बहुत अच्छी है। तो हमें जो है वो कभी पीछे नहीं रह सकते। आप अगर आप कंटिन्यूअस लर्निंग पे जाते हैं आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये जो है जीवन में जाने कितने चेंजेस आते हैं। अभी कोविड-19 ने ही हमारे पूरे जीवन में एक परिवर्तन ला दिया। पूरी दुनिया का जीवन पद्धति बदल गई, हमारे सीखने सिखाने की विधियां बदल गई। हम जो है जो फेस टू फेस क्लासरूम टीचिंग करते थे आज की डेट में ऑनलाइन टीचिंग पे आ गए। अगर आपने जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अडॉप्ट किया हुआ है, ये जितने भी प्रकार की जो है अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे जिंदगी में, आप उनको बाखूबी जो है उनके लिए तैयार रहेंगे। आप ऐसी चुनौतियों के लिए तैयार रहेंगे। ये अब तो ये जो है
लाइफ लॉन्ग लर्निंग से ही होगा। ये आपकी प्रोफाइल को मजबूत करता है। जब आप कहीं जाते हैं और आप बताते हैं कि मुझे ये चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ। जब मुझे ही कोई टीचर बोलता है कि साहब मैं बहुत अच्छा कवर पेज डिजाइन करता हूँ, मैं तुरंत उसको फ़ोन करता हूँ। क्यों? मुझे पता हो गया ना कि इसके पास ये नॉलेज है, ये इसके पास स्किल है, इसने सीखा हुआ है कहीं से, चलो इसके पास चलते हैं। मैं उसको बहुत इज्जत देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि उसके पास स्किल है, उसने सीखी हुई है। कॉम्पिटेंस लीड्स टू कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होता है अगर आपके पास स्किल का सेट अच्छा है, आपके पास लर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, आपको बहुत अच्छी समझ है विषय वस्तु की, तो आपका जो है कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त होता है। आप जब किसी से बातचीत करेंगे या किसी को पढ़ा रहे हैं या आप किसी के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं तो आपको मज़ा आएगा। क्यों? यू नो द थिंग्स। अगर आपको पता नहीं है कि मैं किस विषय के बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ तो आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा, आपको डर लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह का कोई सवाल आ जाएगा तो मैं क्या बोलूँगा। संभावना सबके साथ होती है, सभी लोग सीख रहे हैं, ये संभावना सबके साथ है कि हो सकता है उस प्रश्न का उत्तर किसी को ना पता हो, लेकिन जिसके पास नॉलेज ज़्यादा होगी उसका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, जिसके पास नॉलेज कम होगी उसका कॉन्फिडेंस कम होगा। क्यों? डर उसके पास ज़्यादा है, आपके पास डर कम है, आपके पास परसेंटेज ऑफ जो है फियर कम है। अगर आपने कंटिन्यूअस लर्निंग की हुई है तो आपका नए नए आइडियाज आएंगे, है ना, आपके पास नए आइडियाज आएंगे, आप उन आइडियाज के आधार पे नया नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आप अगर आपने बहुत अच्छी तरह से लर्निंग की हुई है तो आप तुरंत बता सकते हैं कि नहीं, हम जो है एडिशन को इस तरह से भी पढ़ा सकते हैं। अगर जो है नेत्रहीन बच्चे होंगे, दिव्यांग बच्चे होंगे, उनको हम एडिशन ऐसे पढ़ाएंगे। अगर जो है विजुअली हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होंगे उनके साथ हम जो है इस तरह की एक्टिविटी करेंगे उनको एडिशन सिखाने के लिए। अब ये आइडिया आपको आएगा तभी जब आपने लगातार लर्निंग की हुई है। ये आइडिया आपको इसलिए नहीं आएगा कि आपको जोड़ना आता है, जोड़ना सबको आता है, लेकिन पढ़ाना नहीं आएगा। आपको नया आइडिया आएगा ही नहीं, आपको लगेगा नहीं नेत्रहीन बच्चों को तो पढ़ाया ही नहीं जा सकता है, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को तो पढ़ाया ही नहीं जा सकता है, मेंटल जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी के जो बच्चे होते हैं, जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं, आप कहेंगे इनको तो पढ़ाया ही नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास आइडिया नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो है आपने गहन अध्ययन किया है, उस पर अपनी समझ विकसित की है कि बच्चे सीखते कैसे हैं, तो आप निश्चित तौर पे एक नया आइडिया निकालेंगे कि इन बच्चों के लिए तो हम जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनको बजने वाली कोई चीज लेंगे, बजने वाली चीज से वो उनका कान तो खराब नहीं है ना, उससे मैं सिखा दूंगा। ये आपका जो है पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, पहले तो आप कह देंगे कि नहीं नेत्रहीन बच्चे को नहीं सिखाया जा सकता है, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे को नहीं सिखाया जा सकता है, आपकी धारणा बदल देगा। अगर आपने लर्निंग अपनी समझ विकसित करने में फोकस किया है तो ये आपकी धारणा को बदल देगा। आप कहेंगे नहीं, इन बच्चों को सिखाया जा सकता है, इन बच्चों को इस तरह के तरीके से सिखाया जा सकता है, ये काम इन बच्चों के साथ भी किया जा सकता है। सो ये जो है धारणा आपकी बदल जाएगी। बहुत बार होता है, कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि क्या कभी हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे, कोई ऑनलाइन क्लास नहीं चली हुई थी, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम लोग जो है फेस टू फेस एक दूसरे को देख करके बात कर रहे होंगे, व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे होंगे। लेकिन इसी टेक्नोलॉजी ने, इसी लर्निंग ने, कुछ लोगों की लर्निंग ने इसको जो है कुछ लोगों की लर्निंग ने जो है उसको मूर्त रूप में परिवर्तित कर दिया। आज की डेट में हम सब लोग जो है टेक्नोलॉजी के प्रयोग से एक दूसरे से बड़े आराम से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी धारणा बदल रही है। जो चीज हम सोच रहे थे कभी नहीं हो सकता है, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक क्रेन उठा के बड़ी बड़ी पत्थर की चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे रख रही है। कैसे रख रही है? वो लर्निंग है, किसी ने सीखा हुआ था,
कि कैसे पुली का प्रयोग करेंगे और कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे कि जो है कम फोर्स लगाने पे भी भारी चीज उठ के एक स्थान पे दूसरे स्थान पे चली जाएगी। पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है और ये हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है। हमने जो है अभी जो बातचीत की हुई है वो हमने बातचीत की हुई है कि लर्निंग इंपॉर्टेंट क्यों है। अब ये है कि किस किस तरह से बच्चों को मिल रहा है, क्योंकि यू आर ऑल गोइंग टू बी अ टीचर, और टीचर्स के जो है 3 तरह के रूप जो है सामान्य तौर पे देखने को मिलते हैं, और वो आप स्कूलों में आराम से देख सकते हो। और वो मेंटेलिटी जो है लर्निंग से डिपेंडेंट है। किस तरह का हमने सीखा हुआ है, चाहे फैमिली से सीखा हो, चाहे सोसाइटी से सीखा हो, चाहे स्कूल से सीखा हो, किस तरह की लर्निंग हमने की है और वो किस तरह का हमको शिक्षक बना देगी, और बच्चों को किस तरह के शिक्षक मिलेंगे भविष्य में। 3 तरह के शिक्षक हैं। एक है माता पिता टाइप के शिक्षक, एक है सर्वेंट टाइप के शिक्षक, नौकर मेंटेलिटी, नौकरी करने गए हुए हैं, और एक है शिक्षक जो एम्पावरमेंट करते हैं। तो मेजॉरिटी में लोग आज की डेट में जब नौकरी के बारे में सोचते हैं ना, बीटीसी क्यों कर रहे हैं, डीएलएड क्यों कर रहे हैं, बीएड क्यों कर रहे हैं, टीटी क्यों पास कर रहे हैं, टीचर बनना है। टीचर कहाँ बनना है? सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल में बनना है। मतलब आपने 2 साल जो है सिर्फ इसलिए अपने खर्च किए हुए हैं कि आपको सरकारी स्कूल में नौकर बनना है। आपने जो स्किल सेट सीखा हुआ है 2 साल में, आपने जो कौशल शिक्षण के कौशल सीखे हुए हैं, आपने शिक्षक बनने के लिए सीखा ही नहीं। आपके दिमाग में है कि हम जो है बनेंगे क्या, सरकारी स्कूल में शिक्षक बनेंगे, और सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं बनेंगे तो जो सीखा है उसका कहीं पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ये विचारधारा है तो आप बहुत अच्छा शिक्षक नहीं बन सकते। बहुत अच्छा शिक्षक बनने के लिए आपके दिमाग में होना चाहिए कि यस, जो चीजें मुझे यहाँ पे सिखाई जा रही हैं इनसे मैं एक अच्छा शिक्षक बनूंगा। वो शिक्षक किसी भी सरकारी स्कूल के शिक्षक से, किसी भी प्राइवेट स्कूल के शिक्षक से, और अब तक हुए किसी भी शिक्षक से बेहतर होगा। मैं जहां पे बैठ जाऊंगा, मैं जिस स्कूल में काम करूंगा, अगर मैंने अपना स्कूल खोल दिया तो वो बेस्ट स्कूल होगा, और सारे के सारे बच्चे उस इलाके के सब जगह से अपना नाम कटा करके मेरे पास आएंगे कि साहब मुझे पढ़ा दो, क्योंकि मैंने वो स्किल सीखी हुई है जो कि एक शिक्षक में होनी चाहिए। तो मेरा आप लोगों से जो अनुरोध है वो ये है कि यहाँ पे जब आप डाइट में हैं या किसी प्राइवेट बीटीसी कॉलेज में हैं, तो आप अपनी टीचिंग स्किल्स को इस तरह से जो है इस तरह से डेवलप कीजिए, इस तरह से अर्जित कीजिए इन कौशल्स को कि आप जहाँ पे भी रहें एक अच्छे शिक्षक के रूप में जाने जाए। आप जो है सिर्फ सरकारी नौकर ना हो, क्योंकि सरकारी नौकर टाइप के जो शिक्षक होते हैं वो सिर्फ मजबूरी में काम करते हैं। जितना कहा जाता है उतना काम करते हैं। किसी ने कहा कि भाई आज तो जो है पल्स पोलियो कार्ड स्कूल खुलना है तो खोल दिया। किसी ने बोला कि अब तो जो है बीएलओ ड्यूटी करनी है वो कर दी। जो कहा जा रहा है, जितना कहा जा रहा है, जब कहा जा रहा है, किसके लिए नौकरी कर रहे हैं? सरकार के लिए कर रहे हैं। बीईओ साहब के लिए नौकरी कर रहे हैं, मैनेजर साहब के लिए नौकरी कर रहे हैं, प्रिंसिपल साहब के लिए नौकरी कर रहे हैं। नहीं, आपने ये नहीं सीखा है। आपको डीएलएड में सिखाया जाता है कि आप बच्चे को कैसे इंपावर करेंगे। आप बच्चे के लिए टीचर बन रहे हैं, आप बच्चे के लिए नौकरी, आप बच्चे के लिए आपने स्कूल ज्वाइन किया है। आपने सरकार के लिए स्कूल ज्वाइन नहीं किया हुआ है, आपने मैनेजर के लिए स्कूल ज्वाइन नहीं किया हुआ है, आपने प्रिंसिपल के लिए स्कूल ज्वाइन नहीं किया हुआ है। इस तरह का शिक्षक आपको नहीं बनना है, बिल्कुल नहीं बनना है। आपको जो है बच्चों के लिए बनना है ना। हमने लर्निंग कराना सीखा है, हमें पता है कि कैसे सिखाया जाता है, इसलिए हम शिक्षक बनना चाहते हैं। और हम जो है एक अच्छा शिक्षक बनके और उसको जो है
समाज में प्रदर्शित करेंगे। इसलिए हमने ये 2 साल अपने जीवन के जो आपके युवा अवस्था के 2 साल हैं वो आपने खर्च किए हुए हैं। 2 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। दूसरे टाइप के टीचर होते हैं माता पिता टाइप के। आपने देखा होगा माता पिता टाइप के माता और पिता जहाँ पे उनकी लर्निंग बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो पता चला कि जहाँ पे पिताजी हलवाई थे तो बेटा भी अपना सीख लिया कैसे कैसे काम करते हैं, और उसने अपनी उसी दुकान को जो पिताजी चलाते थे वही बेटा चलाने लगा, फिर वही उसका बेटा चलाने लगा। पिताजी की कपड़े की दुकान थी, बेटे ने कपड़े की दुकान रख ली। पिताजी अध्यापक थे तो बेटा भी अपना अध्यापक धीरे से बन लिया, क्योंकि आराम है, घर के पास पोस्टिंग हो जाती है, काम धंधा चलता रहता है। अपना पूरा सोच जो है अपने तक सीमित रहती है, हम सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, सब लोग ठीक ठाक रहें, हमारा विकास होता रहे। पिताजी जो है एक उनकी जो है हलवाई की दुकान थी और वो दिन भर में 10,000 कमाते थे। महंगाई हो गई, हम 20,000 कमाने लगेंगे, 1 लाख कमाने लगेंगे, हमारा काम हो गया। लर्निंग बस हमारी जो समझ थी, जो भी हमने सीखा समझा है, वो हमारा पिता टाइप माता टाइप का टीचर है ना। आगे नहीं बढ़ना है, कोई रिस्क नहीं लेना है ज़िंदगी में, कहीं चोट वोट ना लग जाए, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, है ना। कोई रिस्क नहीं, नो रिस्क इन लाइफ, नो नया प्रयोग, नो अनुप्रयोग, कुछ नहीं करना है। और एक जो है शिक्षक होते हैं जो वास्तव में जिन्होंने बच्चों के लिए उन्होंने इस सेवा को चुना हुआ है, जिन्होंने इसलिए चुना हुआ है कि नहीं हमें समाज में कुछ करना है। वो उनके दिमाग में बच्चे होते हैं, उनके दिमाग में प्रकृति होती है, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हैं। सस्टेन डेवलपमेंट कैसे होगा ये इस पे सोच रखते हैं। बच्चों को वही उसी तरह की चीजें सिखाते हैं, अनुप्रयोग करना सिखाते हैं, रिस्क लेना सिखाते हैं, सामाजिक सेवा सिखाते हैं, है ना। सभी का हित, है ना, सर्वे भवन्तु सुखना की उम्मीद रखते हैं, है ना। ज्ञान का विस्तार कराते हैं, नई चीजें सीखने सिखाने पे भरोसा करते हैं, नए कौशल सिखाने की कोशिश करते हैं, नए विचारों का सृजन करते हैं और सभी प्रकार के विचारों का सम्मान करते हैं। मतलब वो लोग होते हैं जो कुछ आगे, दुनिया यहाँ तक थी और आगे कैसे बढ़ेगी इस पे विचार करते हैं, कैसे इस कठिन काम को आसान बनाया जा सकता है। अभी जो है लोगों को जो है ये बीमारियां बहुत हो रही हैं, इन बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है। ये आज की डेट में बच्चों को ये तकलीफ हो रही है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। लोगों ने बहुत बुराई की जब ऑनलाइन क्लासेस बच्चों ने शुरू किए, अरे टीचर्स ने शुरू किए, हमारे लोगों ने कहा कि अरे वो 10 से 15 बच्चे आते हैं, ये भी कोई टीचिंग होती है, वो इसमें तो क्लास में 200 बच्चे हैं, 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं। मुझे लगा कि यार कितना अच्छा टीचर है, इज अ टीचर, वो कम से कम इस विपरीत परिस्थिति में आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत में 10 लोग होंगे, फिर 20 जुड़ेंगे, फिर 30 जुड़ेंगे, ये बैठ तो नहीं जा रहा है ना, ये लॉकडाउन में बैठा नहीं है, ये अच्छा टीचर है, ही इज ट्राइंग हार्ड कि कैसे हम इस चुनौती को स्वीकार करके हम आगे बढ़ें। तो दिस इज द टीचर। बहुत सारे टीचर्स ने वेबिनार शुरू कर दिए, है ना। कोई असेसमेंट पे वेबिनार कर रहा है, कोई लीडरशिप पे वेबिनार कर रहा है, कोई आईसीटी पे कर रहा है, कोई ईजीआर पे कर रहा है, कोई कहानी पे कर रहा है। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जान रहे हैं कि अब में नए अनुप्रयोग करने पड़ेंगे। ये जो है जो विपत्ति आई है कोविड-19 की, इससे हमें बाहर निकलना है और हमें अपनी लर्निंग को साझा करके, जब एससीईआरटी काम नहीं कर रहा है, जब बाकी चीजें बंद हो गई हैं, सारे ऑफिसेज बंद हो गए हैं, उन लोगों ने कोशिश की। तो मैं ऐसे टीचर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपनी लर्निंग को साझा करने का उस समय एक अभिनव प्रयोग किया, उन्होंने रिस्क लिया। लोगों ने उनको, बहुत सारे लोगों ने उनको बोला कि शो ऑफ कर रहे हैं, बट मुझे लगता है नहीं, उन्होंने शो ऑफ नहीं किया, उन्होंने उस चुनौती को लिया और उस चुनौती से बाहर निकलने का हमें मार्ग प्रशस्त किया। सो दीज आर द टीचर्स। ये टीचर है, ये नहीं है कि क्या करेंगे, बैठते हैं जब लॉकडाउन खत्म होगा तब देखा जाएगा, जब स्कूल खुलेगा। हमारा क्या जाता है, हमारा घर सुरक्षित रहना चाहिए, परिवार सुरक्षित रहना चाहिए, हमें क्यों किसी को टाइम देना है। इन सारी चीजों से बाहर निकल के
जो है इन टीचर्स ने काम किया। सो दिस इज द थिंग, जो कि ये चीज है जो कि अच्छा टीचर बनाती है। अब जो है मैं आपसे साझा करता हूं, क्योंकि हमने जो है आपको एक अच्छा टीचर बनाने के लिए क्या किया होगा। हमने जो है, ये मेरे SCRT में आने का पहला प्रोजेक्ट था। मैंने जब SCRT 2013 में ज्वाइन किया था, तो मुझे आपका कैरिकुलम डिजाइन करने का काम मिला हुआ था। और जब मुझे मिला हुआ था, तब मुझे कैरिकुलम का स्पेलिंग भी पूरी नहीं आती थी। मुझे कैरिकुलम C से शुरू होता है कि K से शुरू होता है, ये भी नहीं पता था, क्योंकि मैंने उससे पहले कभी काम ही नहीं किया हुआ था। आई वॉज अ प्योर एडमिनिस्ट्रेटर। और मुझे बहुत खराब लगा था जब मुझसे कहा गया कि आप कैरिकुलम पे काम कीजिए, क्योंकि मुझे लगा कि ये इतना मोटा डॉक्यूमेंट है। उससे पहले 200 पेज के आसपास का डॉक्यूमेंट हुआ करता था, और मुझे लगा कि इसमें मैं क्या करूंगा, मुझे तो कुछ पता भी नहीं। आई डोंट नो हिस्ट्री, आई डोंट नो ज्योग्राफी, आई डोंट नो उर्दू, एंड देयर आर टू मैनी सब्जेक्ट्स जिनको मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था। तो ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था, और इसको जो है हमने बहुत इसके बाद आई हैड टेकन इट एज एन चैलेंज। और फिर हमने इसको जब डिजाइन किया हुआ है, नो डाउट आई वाज नॉट ओनली पर्सन, इसमें बहुत सारे हमारे डाइट लखनऊ के लोग हैं, राज्य शिक्षा संस्थान के लोग हैं जिन्होंने हमें सहयोग किया था। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने आप लोगों की लर्निंग को कैसे पुख्ता किया जाए, कैसे आपको स्किल्स, टीचिंग स्किल्स में माहिर बनाया जाए, उस पर काम किया हुआ था। तो इस पे जो है इसके कुछ, ये मैं आपसे इसलिए बातचीत कर रहा हूं कि कल जो है या परसों दीपा ने आपसे लेसन प्लान पे बातचीत की हुई थी। और लेसन प्लान एक लेसन का होता है, एक दिन का होता है। और जो कैरिकुलम होता है, एग्जैक्टली सेम प्लानिंग है। जो लेसन प्लानिंग है वो एक लेसन की है, एक दिन की हो सकती है। कैरिकुलम प्लानिंग पूरे कैरिकुलम की होती है। एक पूरे 2 साल में क्या करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कब शुरू करेंगे, कितने घंटे देंगे, वो सारा कुछ तय करते हैं। 4 सेमेस्टर में करेंगे, 2 साल में होंगे ये चारों सेमेस्टर। हर सेमेस्टर में कम से कम 120 वर्किंग डेज होंगे। कितने घंटे दिए जाएंगे, कितने मिनट का कालांश होगा, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिजाइन किया होता। और इसमें एक ही सोच थी कि जब हम इसको डिजाइन कर रहे हैं, तो आपकी लर्निंग, जो मैंने इससे पहले बातें कही हुई हैं कि लर्निंग को आपके व्यवहार में दिखाई देना चाहिए, लर्निंग आपके क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस में दिखाई देनी चाहिए, लर्निंग आपके घर के अंदर दिखाई देनी चाहिए, समाज में दिखाई देनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लर्निंग सिर्फ नौकरी के लिए है, ये लर्निंग एग्जाम के लिए है। इससे हट के इसको बनाने की थोड़ी कोशिश हुई थी। तो इसमें जो है, और ये इसलिए भी आपके साथ आज मैं साझा कर रहा हूं कि एज ए टीचर, एज ए क्लास टीचर, एज ए सब्जेक्ट टीचर, आपके पास भी इसी तरह की सोच होनी चाहिए। ये जब आप टीचर हो, जब आप किसी को पढ़ाने जा रहे हो, तो आपके पास भी एक पूरा कैरिकुलम होना चाहिए कि मैं इस क्लास के, इस सब्जेक्ट के बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूं, मैं क्या करूंगा, कितनी देर पढ़ाऊंगा, कितने घंटे पढ़ाऊंगा, कितनी देर असाइनमेंट कराऊंगा, कितनी देर जो है इवेल्युएशन करूंगा। मतलब पूरा एक आपके पास भी पूरा सिर्फ एक लेसन प्लान नहीं होना चाहिए। आपके पास भी, अगर आप सपोज करो कक्षा 5 में हिंदी पढ़ाते हो, तो कक्षा 5 में हिंदी पढ़ाने का डे 1 से लेकर के लास्ट डे तक का आपके पास पूरा चार्ट होना चाहिए कि मैं क्या क्या करने वाला हूं आज इस साल, पूरा एक साल 2000, सपोज करो कि कोविड-19 के कारण कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट, दोनों लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, डीएलएड के जो हमारे बच्चे हैं उनसे भी बातचीत कर रहा हूँ, और जो हमारे टीचर्स अगर जुड़े हैं तो उनसे भी बातचीत कर रहा हूँ। हमारे पास पूरा एक आइडिया होना चाहिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस 2021। हम क्या करने जा रहे हैं, हिंदी के कक्षा 5 के क्लास में क्या करेंगे,
कितने घंटे कौन सी चीज पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, इसका पूरा एक खाका आपके दिमाग में होना चाहिए और खाका को आप लिख डालिए। वो आपको जो है सहयोग करेगा, सपोर्ट करेगा टू ट्रांजैक्ट योर कोर्स कैरिकुलम। यहां पे आपने देखा होगा कि इसके बाद जो है पूरे सेमेस्टर का ब्रेकअप जो है हमने डिजाइन किया हुआ था, किस वो सभी कैरिकुलम में होता है, बट मैं एक एक करके उसके कंपोनेंट्स पे बातचीत कर रहा हूँ कि पाठ्यक्रम में किस सेमेस्टर में क्या होगा और वो कैसे सिंक जो है कैसे वो सिंक करेगा एक दूसरे से। आपको भी ऐसे ही अपना डिजाइन करना चाहिए, आपको ये डिजाइनिंग सीखनी चाहिए। मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने लोगों ने कैरिकुलम पूरा पढ़ा हुआ है। आप में से सारे लोगों को कैरिकुलम आद्योपांत पढ़ना चाहिए, और इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि ये आपका कैरिकुलम है और ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसी के आधार पे आपको जो है डीएल कोर्स कराया जाना है। आपको इसलिए पढ़ना चाहिए कि इसी के आधार पे आपको भविष्य में जब आप शिक्षक होंगे तो आपको अपने विषय का, अपनी क्लास का, अपने स्कूल का कैरिकुलम डिजाइन करना है। आपको तैयार करना है कि मैं क्या कराऊंगा। आपको जैसे हमने इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज होंगी और वो को करिकुलर एक्टिविटीज क्यों होंगी, कराने का क्या पर्पज है, उसमें हम क्या करेंगे और उसके माध्यम से हम बच्चों को किन चीजों में सेंसिटाइज करेंगे, उन चीजों के माध्यम से हम बच्चों में किन किन अवधारणाओं को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। ये आपके पास डिजाइन होना चाहिए। अगर आपने वो डिजाइन नहीं ले रखा है तो आप ये समझ लीजिए कि जो है फिर वो पर्व मनाना, वो जो है प्रतियोगिताएं करना, वो जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम करना, वो कलात्मक प्रतियोगिताएं करना बेकार है। अगर आपके दिमाग में ये नहीं है कि इसके माध्यम से हम कौन सा संबोध करने जा रहे हैं, हम कौन सी स्किल पे काम करने जा रहे हैं, इस प्रतियोगिता के माध्यम से किस स्किल पे वर्क कर रहे हैं, तो इस राष्ट्रीय पर्व के माध्यम से किन चीजों के प्रति संवेदीकृत कर रहे हैं, अगर ये आपने डिजाइन नहीं सोचा है तो वो पर्व मनाने से कोई फायदा नहीं है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं एक टीचर से मिला तो मैंने बोला कि आप तो आर्ट में काफी टाइम देते हो, आप स्कूल में अपने आर्ट का कंपटीशन बहुत कराते हो। तो उसने बताया मुझे कि सर मैं आर्ट का कंपटीशन इसलिए कराता रहता हूँ जिससे कि बच्चों की हाथ का जो मतलब मोटर स्किल्स है, हाथ का जो है पकड़ अच्छी मजबूत हो, और दूसरा उनका जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, वो मैं चेक करता हूँ। और हमारे बच्चों के अंदर वो एकाग्रता है कि आप अगर वो चित्र बना रहे हो और आप उनके बगल में बिस्कुट का पैकेट रख के चले जाइए तो वो बिस्कुट का पैकेट नहीं देखेंगे, वो अपना चित्र देखते रहते हैं। सो दिस इज ऑब्जेक्टिव, दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रतियोगिता, दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। ये नहीं है कि आपने बोला कि भाई कैरिकुलम में तो लिखा हुआ है कि 100 मीटर की दौड़ करानी है, तो चलो बच्चों खड़े हो जाओ 100 मीटर की दौड़ कर लो। अब ये इसका पर्पज ये नहीं है। आप इसको अपने कोर्स कैरिकुलम के साथ जोड़ के देखिए कि हम इस कोर्स कैरिकुलम से किस चीज, कौन कौन से लर्निंग आउटकम है, कौन कौन से ट्रेनिंग आउटकम है जिनको हम जोड़ के और उसकी उपलब्धि कराएंगे और इस पे बाद में विचार विमर्श कराएंगे कि हाँ उन्होंने उस चीज को महसूस किया कि नहीं महसूस किया, इस चीज पे उनकी समझ बनी कि नहीं बनी। जैसे प्रतीक चिन्ह है, हम राष्ट्रीय प्रतीक हैं हमारे बहुत सारे, उनको मनाते हैं। एंड आई वॉज लिसनिंग वन ऑफ द हमारे देश के बहुत विद्वान लीडर है, मैं एक दिन उनको सुन रहा था और उन्होंने प्रतीकों का प्रयोग कैसे किया जाता है, प्रतीकों के प्रयोग से किस तरह से लर्निंग कराई जाती है, वो उन्होंने जब मुझे बताया तो मतलब इवन बिफोर दैट मैंने ये नहीं सोचा था कि प्रतीकों का प्रयोग लर्निंग में कैसे किया जा सकता। सो आपको ये जो सेट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पे जो दिया हुआ है, इसको आप हल्के में मत लीजिए, इसको देखिए और इसके माध्यम से सोचिए कि जब मैं टीचर होऊंगा तो मैं क्या करूंगा। मैं खेल प्रतियोगिताओं में से कबड्डी जब कराऊंगा तो मेरे दिमाग में कौन कौन से लर्निंग आउटकम होंगे, किस
किस चीज के, मैथमेटिक्स का कौन सा लर्निंग आउटकम होगा, साइंस का कौन सा होगा, सोशल साइंस का कौन सा होगा, ये भाषा का कौन सा होगा, ये आपको डिजाइन करना है। और अगर आपने डिजाइन कर लिया है तो आप ये समझ लीजिए यू आर गोइंग टू क्रिएट एक्सीलेंट टीचर, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, excellent civilians for this country. Why should we go through this curriculum? मैंने आपको बताया अभी कि आपको अपना एक कैरिकुलम तैयार करना है। कैरिकुलम एक बड़ा हिस्सा, कैरिकुलम एक बिगर सेट है, जिन्होंने सेट और सबसेट को समझते होंगे, एक बिगर सेट है और उसी के अंदर एक छोटा सा सेट होता है सिलेबस का। और सिलेबस जो है वो चीज़ें बताता है जो कि जो है हमें उस दौरान पढ़नी होती हैं, जिन चीज़ों के थ्रू जो है हमारे उसमें कंटेंट आता है। अगर साइंस का जो है सिलेबस है या मैथमेटिक्स का सिलेबस है तो हम लोग उसमें तय कर लेते हैं कि हम इसमें जोड़ना भी बताना है, घटाना भी बताना है, भिन्न बताना है, प्रतिशत बताना है। लेकिन ये भिन्न और प्रतिशत जो है, ये जो निकालना बताना है, ये जो है मैथमेटिकल प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए बताना है। ये प्रतिशत सिर्फ नहीं सिखाना है, प्रतिशत निकालना नहीं सिखाना है, मैथमेटिकल माइंड सेट करना है। बच्चा मैथमेटिक्स के एंगल से हर चीज को देखना शुरू करे। अगर वो किसी स्कूल में आपने ये चीज पढ़ाई हुई है, मैं आप परसेंटेज पढ़ाते हो, बच्चे को परसेंटेज पढ़ाते ही उसके दिमाग में तुरंत ये तो कंटेंट है, परसेंटेज पढ़ाना, पढ़ाने का तरीका, कैरिकुलम पे जब आप जाएंगे तो होना क्या चाहिए, पढ़ाते पढ़ाते आपको बच्चे को इस माइंडसेट पे लाना है कि उसको तुरंत लगे कि मेरे क्लास में 20% गर्ल्स हैं, मेरे क्लास में 50% लोगों ने रेड टी शर्ट पहन रखी है, मेरे स्कूल में 20% बच्चे आज एब्सेंट हैं, या आज जो है मैं जब खेल के मैदान में पहुंचा तो मेरे 20% साथी अभी नहीं आए हुए। ये माइंडसेट है, ये लर्निंग है, ये आपको कराना है। ये नहीं कि परसेंटेज निकालना सिखा दिया, सिलेबस केवल सिखा दिया, नहीं, आपने कंटेंट सिखा दिया हुआ है। दूसरा, उसके सिलेबस में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसमें इवेल्युएशन भी है, रिसोर्सेज भी हैं, कैसे कैसे उसको कंप्लीट कराना है, उसके कुछ कुछ पार्ट होते हैं। और असली चीज़ है स्ट्रैटेजीज, कैसे हम उस माइंडसेट में ले आएंगे। अगर आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को हर चीज़ में विज्ञान दिखाई देनी चाहिए। अगर आप उसने जो है सपोज करो कि बाहर निकलता है तो हर जगह उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, उसको हर जगह कहीं ना कहीं गति दिखाई दे रही है, हर जगह बल दिखाई दे रहा है, ऊर्जा दिखाई दे रही है कि अच्छा इसलिए ये काम कर पा रहा है, इसके अंदर ऊर्जा ज़्यादा है, इसमें बल लग रहा है, ये चीज़ स्थिर इसलिए है क्योंकि इसमें बल नहीं लग रहा है। उसको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ाने से सिर्फ सवाल लगाना नहीं आना चाहिए, F=ma, कि F इज 1 न्यूटन और मास इज 0.5 kg, तो एक्सेलरेशन जो है 2 हो गया। ये नहीं सिखाना है, आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बतानी है जिससे जैसे ही वो कोई चीज देखे उसको तुरंत न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिखाई देने लगे कि वाओ, दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो कैरिकुलम है ये होलिस्टिक है, ये आपको लर्निंग आउटकम अचीव कराता है, ये आपकी जो है थॉट प्रोसेस को जो है उस सब्जेक्ट में पिरो देता है। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हो तो आपको हर चीज मैथमेटिकल लगती है, हर जगह आपको ट्रायंगल दिखाई देता है, हर जगह आपको सर्कल दिखाई देता है, हर जगह आपको रेक्टेंगल दिखाई देता है, हर जगह उसको एरिया दिखाई देने लगता है, हर जगह उसकी परिमाप दिखाई देने लगती है, सरकमफ्रेंस दिखाई देने लगता है। अगर वो दिखाई देने लगता है, उसका वॉल्यूम दिखाई देने लगता है, उसको अगर आपने इस तरह से पढ़ा दिया है ना तो उसकी मैथमेटिक्स वंडरफुल हो जाएगी। उसको आगे जीवन में चाहे जैसे शिक्षक मिले,
अगर एलिमेंट्री लेवल पे आप जैसे टीचर मिल जाएंगे, इस तरह से काम करने वाले टीचर मिल जाएंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि ही विल एक्सेल, है ना। जिस भी फील्ड में होगा, जहां पे भी काम करेगा, बढ़िया करेगा, क्योंकि उसकी समझ अच्छी है। वो इस चीज को सिर्फ यहीं पे नहीं लगाएगा, वो जिस भी फील्ड में होगा वहां लगा देगा। क्यों? उसने लर्निंग को इंट्रीगेट कर रखा हुआ है। अब वो जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को सिर्फ यही नहीं लगाएगा कि जो चीज स्थिर है वो स्थिर रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगर वो किसी ऑफिस में काम कर रहा है और कोई मक्कार उसका दोस्त है, कोलीग है, जो बिल्कुल कलम गयो नहीं हाथ वाला है, जो जानता है कभी एक भी फाइल नहीं करता है, एक भी काम का निस्तारण नहीं करता है, तो समझ जाएगा कि जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक ये कुछ नहीं करेगा, है ना। और जो लोग जो है अच्छा काम करते हैं, दिन रात काम करते रहते हैं, तो उसके बारे में वो जानेगा कि इनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, दे आर एक्सीलेंट वर्कर, इनके बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा अच्छा काम करते रहेंगे जब तक कि कोई बाहुबल इनको रोके ना। तो आपको क्या करना है एज ए मैनेजर? आपको सिर्फ ये देखना है कि कोई बाहुबल इनको रोक तो नहीं रहा है। अगर इनको कोई बाहुबल रोक नहीं रहा है तो इनको काम करने दो, इनको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन का है, वो सिर्फ यहीं पे नहीं है कि जो है फिजिक्स में काम आएगा, वो आपके दैनिक जीवन में कहीं पे भी काम आता है। बस आपने उस लॉ को समझा है। अगर समझा नहीं है तो काम नहीं आएगा, समझा नहीं है तो फिर यूजलेस है। क्यों? फिर तो आप सिर्फ फिजिक्स का सवाल लगाओगे, अगर आपसे पूछा जाएगा फिजिक्स में तो बता दोगे, नहीं पूछा जाएगा तो आप नहीं बताओगे, और उस लर्निंग को आप दैनिक जीवन में नहीं उतार सकते हो, उस लर्निंग को आप सामाजिक क्षेत्र में नहीं उतार सकते। कंपोनेंट ऑफ कैरिकुलम है ये, सब थ्योरेटिकल चीजें हैं, है ना। आप लोगों ने पढ़ी होंगी, सो आई एम स्किपिंग इट, है ना। मोटा मोटा जो डिफरेंस है वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। यहाँ पे जो हमने कोशिश की हुई थी, जिसपे हम अपने कैरिकुलम पे इसीलिए बातचीत कर रहे हैं, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि इसको जब लिखा गया था तो उसके लिखने के पीछे बड़े कारण हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको आना क्या, टीचर को क्या आना चाहिए। इसमें ये लिखा हुआ है प्रशिक्षु को सिखाना क्या है। गणित की विषय वस्तु को परिवेश में उपलब्ध संसाधनों, सामग्रियों, बच्चों की गतिविधियों के माध्यम से प्रस्तुत करने में प्रशिक्षित करना। आपको गुणा, भाग, जोड़, घटाना, प्रतिशत निकालना ये नहीं सिखाने के लिए यहाँ पे हम डीएलएड में हमारा काम है। हमारा काम है कि उस विषय वस्तु को आप कैसे ट्रांजैक्ट करेंगे, उस विषय वस्तु को आप कैसे कक्षा शिक्षण में उतारेंगे, इन कौशलों में आपको पारंगत करना है। ये नहीं है कि हमने आपको जो है मैथमेटिक्स सिखाने के लिए, यहाँ पे मैथमेटिक्स तो आपको जितनी सीखनी थी वो K2 और ग्रेजुएशन तक आपने सीख रखी हुई है, इसमें आपको पारंगत करने की कोई जरूरत नहीं है, यू ऑल नो। लेकिन अब ट्रांजैक्ट कैसे करना है उस पर बातचीत करनी है ना। जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रशिक्षु से विषय से संबंधित टीएलएम गतिविधि, कंप्यूटर गेम, पजल तैयार कराना। ये कैसे तैयार होती है इसमें आपको प्रशिक्षित करना है। हाउ टू इनोवेट, नई नई चीजें कैसे बना सकते हैं बच्चों के लिए। बच्चों का जो है जैसे ही सेट बदलता है, बच्चों के प्रकार बदलते हैं, अगर विभिन्न विभिन्न स्तर के बच्चे आते हैं आपके पास, तो आप कैसे उनमें डिफ्रेंशिएट करके अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बदलेंगे, ये सिखाने के लिए ये कैरिकुलम है। ये कैरिकुलम इस बात के लिए नहीं है कि हम आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। हम आपको यहाँ पे कक्षा 1 से लेकर के और कक्षा 8 तक की मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, नो डाउट। पढ़ाते समय हम उन्हीं संदर्भों को, उन्हीं विषय वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पढ़ाने के लिए, किसी चीज को दिखाने के लिए नो डाउट हमें जो है उन चीजों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उद्देश्य प्रतिशत पढ़ाना नहीं है। उद्देश्य है
कि आप प्रतिशत किन किन तरीकों से अपने बच्चों के बीच में ले जा सकते हैं, अलग अलग स्तर के बच्चों के साथ किस किस तरह के अनुप्रयोग करने हैं। कुछ अनुप्रयोग हम सिखाएंगे और कुछ अनुप्रयोग आपको अपने लर्निंग से नए आइडियाज निकालने हैं। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैरिकुलम। और इसीलिए मैंने कहा कैरिकुलम आद्योपांत पूरा पढ़िए, और इसलिए पढ़िए कि आपको भी एक कैरिकुलम बनाना है और अपने बच्चों के लिए बनाना है। जब आप एक टीचर होंगे, आप बता सके, और आप इवन आप इस कैरिकुलम की में आप जो है बता सकें कि साहब इस कैरिकुलम में ये खराबी है, इस कैरिकुलम में ये चीजें और होनी चाहिए। आई ऑलवेज लाइक क्रिटिसिज्म। बहुत अच्छी बात है कि आप हमें, आपने भी बहुत पढ़ा हुआ है, सो आप आपका ज्ञान जो है नो डाउट हम लोगों जैसा ही है, क्योंकि आपने भी ग्रेजुएशन करके आए हो, तो आप भी बता सकते हैं कि साहब इसमें ये चीज़ और जोड़ी जानी चाहिए, या ये चीज़ हटाने योग्य है, अब ये रिडंडेंट हो गई है। इसी तरह से विज्ञान में आप देखेंगे तो उसमें बिल्कुल उन्हीं चीज़ों को रखा गया हुआ है। प्रशिक्षु को दैनिक जीवन की गतिविधियों घटनाओं के माध्यम से वैज्ञानिक संकल्पनाओं को प्रस्तुत करने में सक्षम बनाना, वैज्ञानिक संकल्पनाओं को प्रस्तुत करने में सक्षम बनाना। आपको वैज्ञानिक संकल्पनाएं पढ़ाने के लिए कोर्स नहीं, ये कोर्स है उन संकल्पनाओं को प्रस्तुत करने में सक्षम बनाना। अगर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ाना है तो कैसे कैसे हम इसको प्रस्तुत करेंगे, और ये प्रस्तुत करना इंट्रीग्रेटेड है। एक तो विज्ञान में करेंगे, फिर दूसरे विषयों में करेंगे, और कौन कौन सी क्रिया प्रतिक्रिया की घटनाएं इतिहास में होती रही हैं, कौन कौन सी क्रिया प्रतिक्रिया की घटनाएं भूगोल में देखी गई हैं, कौन सी क्रिया प्रतिक्रिया की घटनाएं हमारे साहित्य में हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो लर्निंग है, जो मैं आपसे कह रहा हूं, हमें सीखना है, अपनी समझ को विकसित करना है, ब्रॉडेन करना है, ये हमारा कैरिकुलम का हिस्सा है। और इसी तरह से हिंदी में भी है कि हमें जो है ये नहीं करना है कि जो है हिंदी पढ़ानी नहीं है। आप बहुत हिंदी पढ़ के आए हुए हैं, आपकी जो है भाषा बहुत अच्छी है, आप ग्रेजुएट हैं। हमें जो है आपको इस तरह से प्रशिक्षित करना है कि आप हिंदी विषय के अंदर जो रस है, जो आनंद है, वो आप बच्चों को महसूस करा सको, उनको उससे जोड़ सको, उनको इंगेज कर सको, उनको आनंद की पूर्ति करा सको। ये है ऑब्जेक्टिव हमारा। तो ये जो कैरिकुलम है हमारा, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना नहीं है कि जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आपको जो है हिंदी पढ़ाना है। तो ये जो मैंने 3 एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए लिए हुए हैं सो दैट आपको हम ये बता सकें कि कैरिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको किस रूप में देखना चाहते हैं। कैरिकुलम के ऑब्जेक्टिव आपको एक मैथमेटिशियन के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। कैरिकुलम के ऑब्जेक्टिव आपको एक अच्छे मैथमेटिक्स के टीचर के रूप में देखना चाहते हैं। उस टीचर को हो सकता है मैथमेटिक्स कम आती हो, लेकिन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को ट्रांसलेट करने में सक्षम होना चाहिए। इसी कैरिकुलम को जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। कैरिकुलम जो है इन चीजों पे भी बातचीत करता है कि कैसे जो है हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए टीचर एजुकेशन, हम कैसे अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे। इस कैरिकुलम में आप पाएंगे एक फीडबैक का भी सेक्शन है, और उस फीडबैक के सेक्शन में 2 तरह के फीडबैक है। पहला फीडबैक है कि आपसे जो है विषयगत फीडबैक लिए गए, जिसमें यह कहा गया हुआ है कि आप बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपको जो है इसी तरह से पढ़ाया गया जिस तरह से इस कैरिकुलम में लिखा हुआ है, क्या आपको इसी तरह से पढ़ाया गया हुआ है जिस तरह की अपेक्षा इस पूरे कैरिकुलम में की गई है, क्या इन सारे ऑब्जेक्टिव्स पे काम किया गया हुआ है। ये एक, या जो हमने यहाँ पे पर्व मनाए, को कैरिकुलर एक्टिविटीज की, उनमें
ट्रेनिंग आउटकम्स थे, क्या उन पे बातचीत हुई, क्या आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने के मौके दिए गए, इन चीज़ों पे बातचीत करता है, पूरा एक फीडबैक है। और इसी के बाद एक दूसरा फीडबैक है जो कहता है कि आप अपने संस्थान के बारे में बताएं, हाउ डू यू फील अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन, आपको डाइट कैसा लगा, क्या आप जिन चीज़ों की जो चीज़ें सोच के आए थे वो आपके ऑब्जेक्टिव पूरे हुए हैं, आपको यहाँ पे टॉयलेट्स कैसे मिले, आपको प्लेग्राउंड कैसा मिला, कक्षा कक्ष कैसे मिले, टीचर कैसे मिले, उनका व्यवहार कैसा था, बाबू जो थे उनका व्यवहार कैसा था, परिचारक थे उनका व्यवहार कैसा था, कार्यालय सहायकों का व्यवहार कैसा था, जो लेक्चरर्स थे उनका व्यवहार कैसा है, अधिकारी हैं उनका व्यवहार कैसा है, प्रिंसिपल है उनका व्यवहार कैसा है। लेकिन मुझे जो जानकारी है इस पे बिल्कुल काम नहीं हुआ है, किसी डाइट ने इस पे काम नहीं किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम इस पे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कमियां निकल के आएंगी, जबकि कैरिकुलम में ये चीज सिर्फ इसलिए जोड़ी गई थी कि हमें अपनी कमियां पता होनी चाहिए। एज ए टीचर, एज ए टीचर एजुकेटर, एज एन इंस्टीट्यूशन, हमें हमारी कमियां पता होनी चाहिए। अगर हमें अपनी कमियां पता नहीं है तो हम जो है इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। और जहां पे हमने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था, कंटिन्यूअस लर्निंग, लगातार सीखना है। आप लगातार कहां से सीख पाएंगे? हम लगातार कैसे सीख सकते हैं अगर हमें अपनी कमियां नहीं पता है, अगर हमने किसी को अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी हुई है, हमने किसी को मौका ही नहीं दिया हुआ है कि वो हमारे बारे में दो शब्द बोल सके, तो फिर हम लर्न कहां से करेंगे? तो इस चीज को स्ट्रेंथन करना है, हमें ये कोशिश करनी है कि हम जो है फीडबैक लें। तो आपसे डाइट ने लिया है या नहीं लिया है ये इमैटीरियल है, आप इस कैरिकुलम को पढ़िए और इस कैरिकुलम के इस हिस्से को गांठ बांध लीजिए, जिंदगी में फीडबैक लीजिए, लोगों से कहिए कि मेरे बारे में बताइए, क्रिटिक दीजिए, अच्छे अच्छे शब्द सबको अच्छे लगते हैं, मेरे बारे में भी कोई अच्छा बोलता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई अच्छा बोलता है तो वो आपको मोटिवेट तो करता है, लर्न करने के अवसर नहीं देता है। वो आपको मोटिवेट करता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो मोटिवेट करता है तो आपको लगने लगता है कि व्हाट आई एम डूइंग इज वर्थ वाइल। जब कोई मोटिवेट करता है, हमारी तारीफ करता है, तो कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, 56 इंच का सीना हो जाता है ना, दिस इज ऑल गुड। बट जब कोई क्रिटिक देता है तो वो आपको जो है 56 के बजाय 64 इंच का सीना करने की क्षमता देता है। जब कोई आपको क्रिटिक देता है तो आपको इंप्रूवमेंट करने की ताकत दे देता है। जब आपको कोई क्रिटिक देता है तो आगे बढ़ने के लिए आपको एक रास्ता खोल देता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्रिटिक कर रहा है तो हमारी बुराई कर रहा है, और क्रिटिक हो रहा है इसका मतलब है कि मैं खराब हूं। तो यस, हमें कुछ खराबी है वो, बट खराबी कब है? आज है ना, आज की डेट में वो खराबी है। इफ टुडे इज 19th जून, तो आज अगर मेरी किसी ने बोला कि अजय जी आपने ये चीज अच्छी नहीं कही, या ये चीज आप सही तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाए, वंडरफुल, मुझे पता चल गया 19 जून को, मुझे पता चल गया कि मेरी ये चीज अच्छी नहीं है, मैं इसको अच्छे तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाता हूं, मैं इस तरह के निर्णय लेने में बहुत देर करता हूं, ये काम करने की मेरे में क्षमता नहीं है। मैं 20 जून को वो चीजें डेवलप करने के लिए काम करना शुरू कर दूंगा, और आगे जब भी वो आदमी मुझे मिलेगा तो वो खाई पूरी हो चुकी होगी, और मैं अगर 25 जून को उससे मिलता हूं तो मैं 19 जून वाला अजय कुमार सिंह नहीं मिलूंगा, मैं जब मिलूंगा तो मैं 25 जून वाला अजय कुमार सिंह मिलूंगा और इंप्रूव्ड मिलूंगा। तो इससे क्या हुआ? नाउ ही हैज नो चॉइस टू से, ही हैज टू मोटिवेट मी कि यस यू हैव इंप्रूव्ड। तो क्रिटिक आर वंडरफुल, क्रिटिक्स को इनवाइट कीजिए। मुझे ठीक है, आपके डाइट ने आपसे फीडबैक नहीं लिया होगा, आप जब टीचर होइएगा,
आप जब टीचर बनिएगा, किसी भी स्कूल में होइएगा, चाहे सरकारी में होइएगा, चाहे प्राइवेट में होइएगा, चाहे अपना स्कूल खोलिएगा, इतनी मेहनत करने के बाद सबसे अच्छा काम होता है अपना स्कूल खोलना, है ना, अपना स्कूल ऑफ थॉट खोलना। इतना अच्छा स्कूल खोलो, 4 दोस्त मिल जाओ और इतना अच्छा स्कूल खोलो कि बाकी स्कूलों को बंद करा दो, है ना। यू हैव इनफ एनर्जी, यू हैव वंडरफुल एनर्जी, यंग हो। तो आपके दिमाग में हमेशा ये चीज रहनी चाहिए कि मैं जब पढ़ाऊंगा, मैं जब अपना विषय पढ़ाऊंगा, जब मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, अपनी क्लास का हेड टीचर होऊंगा, क्लास टीचर बनूंगा, या मैं जब स्कूल का हेड मास्टर बनूंगा, मैं बच्चों से क्रिटिक लूंगा। मैं बच्चों से पूछूंगा कि आपको स्कूल में क्या अच्छा नहीं लगा। मैं बच्चों से पूछूंगा कि आपकी क्लास में क्या क्या कमियां हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको मैं करा सकता हूं, आओ मिलके इसको करते हैं। मैं बच्चों से पूछूंगा कि मेरे विषय में कौन सी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है, मेरे विषय की कौन सी चीज है जिसको आप अपने जीवन में उतार नहीं सकते हो, मेरे विषय की कौन सी चीज है जिसमें अभी आपकी समझ नहीं बनी है। अगर वो कहता है कि साहब मुझे जो है परसेंटेज निकालने की समझ नहीं बनी हुई है, मैं अभी एरिया नहीं जानता हूं ये क्या होता है, मुझे अभी परिमाप निकालना नहीं आता है, या परिमाप होता ही ये क्या है ये भी मुझे नहीं पता है, तो आप उसको समझा नए तरीके ढूंढिएगा। लेकिन क्रिटिक जरूर लीजिए। आप क्रिटिक लेकर के वो काम कर सकते हैं जो आप तारीफ लेके नहीं कर सकते हैं। आप डे बाय डे इंप्रूव करेंगे, डे बाय डे आगे बढ़ेंगे और एक बेहतर टीचर बनेंगे। I think I have taken enough time and पता नहीं more than enough. So thank you all for listening me. And मुझे पता है आप लोगों ने चैट बॉक्स पे बहुत सारे चीज़ें लिखी हुई होंगी, बट मैं उनको अभी नहीं देख पाया हूँ। अगर आपने क्रिटिक लिखे होंगे, वंडरफुल। मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि आप क्रिटिक ज़रूर लिखें। यू जस्ट राइट फ्यू वर्ड्स जिन पे हमें इम्प्रूव करना है, अजय कुमार सिंह को इम्प्रूव करना है। आपको ये भी लिखना चाहिए जहाँ पे आपको लगता है कि डाइट्स को इम्प्रूव करना चाहिए, वो भी आप लिखिए। जहाँ पे आपको लगता है SCERT को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, वो भी आप लिखिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव द थिंग्स। एंड थैंक यू ऑल। सो थैंक यू। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।